नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इचना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए बता दें सबसे पहले कि क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। जीएसटी काउंसिल के कई बड़े फैसले हुए हैं, उन पर करेंगे चर्चा, समझेंगे क्या क्या फैसले हुए हैं और उसका क्या मतलब निकलता है। साथ ही रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है रुपया। अब यहां से क्या करना चाहिए आपको आईटी, एक्सपोर्ट रिलेटेड और टेक्सटाइल शेयरों में, ये जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी होंगे में शामिल। बाजार में आज काफी हद तक दबाव दिखाई दिया। निफ्टी 51 अंक तो सेंसेक्स 150 अंक गिरकर बंद हुए। निफ्टी बैंक में भी गिरावट हावी रही। मेटल और रियल्टी शेयरों में हल्की तेजी देखने को मिली। बाजार में दिन भर और क्या हलचल रही, बताने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद जुड़ रही हैं। बताइए प्रियंका। बिल्कुल शुक्रिया। देखिए, आज बाजार पर ग्लोबल सेंटिमेंट सबसे पहले हावी थे, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि सुबह से ही एक डाउनसाइड प्रेशर था बाजार पर। बाजार गैप डाउन खुले ग्लोबल क्यूज के फ्रंट पर, और उसके बाद वहां से रिकवरी तो आई भी। बाजार में बियर्स एंड बुल्स की दोनों तरफ की लड़ाई देखने को मिली। 15,800 पहले बड़ा सपोर्ट था, उसे बाजार लगातार प्रोटेक्ट करता रहा, लेकिन क्लोजिंग के समय उसके नीचे जाकर बंद हुआ है। लेकिन 15,700 के ऊपर हुआ है, ये भी सिग्निफिकेंट बात है। बैंकिंग स्टॉक्स ने ज्यादा प्रेशर बनाया लास्ट 1 आवर में, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि निफ्टी ज्यादा रिकवर नहीं हो पाया। हाफ द माइल ही शायद रिकवर हो पाया जिस लेवल से वो ओपन हुआ था, गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था। आज कौन से सेक्टर्स ने परफॉर्म किया? आज परफॉर्मिंग सेक्टर से क्रूड का फैक्टर डोमिनेंटली प्ले हुआ। एनर्जी स्टॉक्स में, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में, इनमें क्लियरली आपको देखने को मिला, और जिसके चलते आपने निफ्टी के बड़े मूवर्स जो देखे वो ओएनजीसी, पावर स्टॉक्स, एनटीपीसी, क्योंकि गवर्नमेंट पैक में आपको माइनिंग, पावर, एनर्जी, ये सारा स्पेस चलते हुए दिखाई दिया। और इसके अलावा रिलायंस ने बड़ा सपोर्ट दिया। लीडरशिप चेंज, सक्सेशन प्लान का ये पूरा जो न्यूज़ थी वो बाजार को पसंद आई। कल भी बाजार रिलायंस स्ट्रॉन्ग था और आज भी बाजार को सहारा रिलायंस ने दिया। इसके अलावा कोल इंडिया जैसे स्टॉक, वहाँ पर आपको एक तेज़ी देखने को मिली, तो बहुत लिमिटेड एरिया से जो सेक्टोरिकली आज आपको तेज़ दिखाई दिए। लेकिन एट द सेम टाइम आपको बाजार को किसने नीचे की तरफ खींचा? पहला आईटी इज कंटिन्यूसली फेलिंग टू रिबाउंड। अगर थोड़े बहुत साइंस रिवाइवल के आते भी हैं, कल लास्ट आवर में थोड़ा सा आईटी मूव दिखा रहा था, शायद लग रहा था शॉर्ट कवरिंग का बाउट आ सकता है। कल मेटल्स में आया था, लेकिन वो आज कंप्लीटली नहीं दिखा। आईटी एक ड्रैगर था। उसके अलावा एफएमसीजी पैक में, जहां हमने पीछे के दिनों में मूव्स बनते हुए देखे, थोड़ा डिफेंसिव बाजार होना चाह रहा था, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स पर ज्यादा बेट लेना चाह रहा था, वहां पर आपको एक टिपिकली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो ये कुछ दो सेक्टर्स थे जो सबसे ज्यादा वीकनेस दिखा रहे थे। इसके अलावा एफएनओ में कौन से इंपॉर्टेंट काउंटर्स है जिनमें अच्छे मूव्स देखे? बॉश लिमिटेड, एबर्ट इंडिया, इनमें अच्छे खासे मूव थे, टॉप गेनर्स थे एफएनओ के। इसके अलावा सीमेंट पैक में भी आपको मोमेंटम बिल्टअप होते हुए दिखाई दिया लास्ट आवर ऑफ द ट्रेड में। इंडिया सीमेंट जैसे काउंटर, अल्ट्राटेक सीमेंट, वहां आपको लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई दिए, और साथ ही ट्रेंड जैसे काउंटर जहां पर आपको तेजी की बेट्स दिखी। इसके अलावा ऑटो पैक में आपको लिमिटेड कुछ बेट्स दिखी। अशोक लेलैंड जैसे काउंटर स्ट्रॉन्ग थे, अदरवाइज उसको छोड़ दे तो बहुत ही फ्लैट टू पॉजिटिव का कारोबार, फ्लैट टू पॉजिटिव, कुछ खास सहारा भी नहीं दिया ऑटो पैक ने, और ना बाजार को नीचे की तरफ भी नहीं खींचा। तो मेजर मूवर्स जो थे एनर्जी, ऑयल एंड गैस पैक से आए, और मेजर ड्रैगर्स जो थे वो आईटी और एफएमसीजी पैक से आए। आज के दिन देखना होगा कल एक्सपायरी अब किन लेवल्स पर होती है। बिल्कुल, एक्सपायरी से पहले हमने देखा 15,800 के लेवल के बेहद करीब जाकर बाजार बंद हुआ है। इक्वानिटी वेंचर्स के राजेश सहगल ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि बाजार में सावधानी के साथ बने रहने की जरूरत है। उनके मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी शेयरों में निवेश के बेहतर मौके हैं। ये अभी जो मौका चल रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, कुछ स्टॉक्स एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो ये मार्केट की साइकिल्स जो हमने देखी हैं पिछली 4-5 साइकिल 1990 से, उसमें एक सिंपल चीज यही है कि वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और लिक्विडिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। आज का जो दौर चल रहा है उसमें लिक्विडिटी जरा गायब हो गई है, कम हो गई है, लेकिन वैल्यूएशंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो ये जो मार्केट है ये बहुत अच्छी तरह स्टॉक पिक करने के लिए है। इसमें बहुत ज्यादा कंसर्न हो के मार्केट छोड़ने वाला मार्केट नहीं है। बिल्कुल।
तो ये है व्यू बाजार पर। लेकिन अब कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए किस तरह का व्यू बन रहा है, मेरे साथ नितिलेश पावस्कर जुड़ गए हैं, मेरे आज के खास मेहमान। बहुत बहुत स्वागत नितिलेश आपका। 15,800 को होल्ड लगातार कर रहा था बाजार, हमने देखा निफ्टी पिछले 2 दिन से आज 1 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। समझना मैं ये चाहता हूं कि क्या ये माने कि 15,800 में एक बड़ा बेस बन गया है और शायद इसके नीचे निफ्टी का गिरना मुमकिन नहीं है, यहां से लॉन्ग पोजीशन लेकर ही चलना चाहिए, आपका क्या व्यू है फिलहाल? जी सर, अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी कल या फिर परसों के दिन से कंटिन्यूअसली 15,700 से लेके 15,900, ना ऊपर में वो 15,900 ब्रेक कर रहा है, ना नीचे में 15,700 के नीचे क्लोजिंग कर रहा है। तो हमें वेट एंड वॉच करना होगा। ऊपर में अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आता है 15,925 के ऊपर का, तो हम लोग एक तेजी का माहौल देख सकते हैं। 16,150 से लेके 16,180 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वहां पे जो मेरा व्यू होगा वो होगा सेल ऑन राइज का ही व्यू होगा। मतलब जैसे ही 15,925 के ऊपर चलना मार्केट हो जाएगा तो एक तेजी का माहौल बन सकता है। लेकिन वो तेजी जो होगी वो 100 से लेके 200 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर किस कारण अगर हम लोग 15,750 से लेके 15,700 इस रेंज के नीचे अगर क्लोज देने में सक्षम होते हैं तो फिर से जो डाउनसाइड मोमेंटम है वो 15,500 से लेके 15,450 ये लेवल दिखा सकता है निफ्टी। ओके, तो यहाँ पर अगर अपसाइड में बाजार को चलना है तो 15,925 के ऊपर जाना होगा, तब कुछ तेजी दिख सकती है 100-200 पॉइंट की। लेकिन वहां पर नितिलेश की राय बिल्कुल साफ है कि सेल ऑन राइज, वहां पर जो तेजी मिले उसमें बिकवाली करके चलें। 15,700 से 15,750 के आसपास अगर बाजार बंद होता है तो और कमजोरी हो सकती है। आज हमने देखा कि बाजार में वॉलेटिलिटी काफी हद तक थी, लेकिन एक स्टॉक जो अलग से खड़ा था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसमें हमने अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी। GRMs बेहतर हो रही हैं, कंपनी को फायदा तो हुआ ही है, लेकिन साथ ही साथ मैनेजमेंट में जो बदलाव हुए हैं वो भी बाजार को पसंद आए हैं। यहां से आगे किस तरह के ट्रिगर है रिलायंस के लिए, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सौमित सरकार। सौमित, बताइए कौन से ट्रिगर्स पर फोकस कर रहा है बाजार? अगर पहले आप देखेंगे तो कल पोस्ट मार्केट अनाउंसमेंट आया कि रिलायंस जो कि चेयरमैन अब आकाश अंबानी बनेंगे, और ब्लूमबर्ग की भी एक न्यूज़ रिपोर्ट थी जहां पे कह रहे थे कि ईशा अंबानी अब हेड करेगी रिलायंस रिटेल वेंचर, जो कि रिटेल आर्म है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। उसी के साथ मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है कि आगे जाके अनंत अंबानी एनर्जी डिवीजन, जो कि ऑयल टू केमिकल और जो अपस्ट्रीम बिजनेस है उसको हेड करने वाले हैं। बट याद रखिएगा मुकेश अंबानी स्टिल चेयरमैन और MD रहेंगे RIL के, और वो चेयरमैन रहेंगे जियो प्लेटफॉर्म्स के, जो कि होल्डिंग कंपनी है रिलायंस जियो के। अब अगर आप सेगमेंट वाइज डिवीजन देखेंगे इन सारी सेगमेंट्स का, तो एनर्जी करीब 57% कंट्रीब्यूट करती है रेवेन्यू पे, बट एबिटा कंट्रीब्यूशन आता है 50, बट जो टोटल वैल्यूएशन में उसका कंट्रीब्यूशन है एनालिस्ट के हिसाब से वो सिर्फ 24% है। बल्कि रिटेल का अगर आप देखेंगे तो एबिटा कंट्रीब्यूशन सिर्फ 9% है, बट एनालिस्ट रिटेल डिवीजन को करीब 38% वैल्यूएशन देते हैं टोटल रिलायंस इंडस्ट्रीज के वैल्यूएशन में। और जियो की अगर हम बात करें तो 34% एबिटा कंट्रीब्यूशन है और वैल्यूएशन में 30% कंट्रीब्यूशन आता है रिलायंस जियो का। अब आगे जाके कौन से सेगमेंट्स को बेनिफिट्स होगा और कैसा बेनिफिट होगा, पहले तो अगर हम एनर्जी डिवीजन की अगर हम बात करें तो राइजिंग ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, हायर गैस प्राइसेस और इंप्रूविंग केमिकल मार्जिन जो है वो बेनिफिशियल रहेंगे एनर्जी डिवीजन के लिए। टेलीकॉम की अगर हम बात करें तो टैरिफ हाइक, इंप्रूविंग सब्सक्राइबर मिक्स और जो ब्रॉडबैंड बिजनेस ग्रो कर रहा है वो की ट्रिगर्स रहेंगे। और रिटेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो स्टोर एक्सपेंशन, कंपनी का पोर्टफोलियो एक्सपेंशन और जो ऑनलाइन बिजनेस है जियो मार्ट, उसको जो बढ़ता ट्रैक्शन मिल रहा है वो की ग्रोथ ट्रिगर्स रहेगा रिटेल डिवीजन का। अब अगर हम देखेंगे तो 2014 से रिलायंस इंडस्ट्रीज कंटिन्यूसली जो नेक्स्ट जनरेशन अंबानीज है उनको अपने कंपनीज में इंडक्ट किए जा रही है। आकाश को पहले रिलायंस जियो के बोर्ड में एक पोजीशन दिया गया था, फिर रिलायंस रिटेल वेंचर्स में और सावन में और जियो प्लेटफॉर्म्स में भी। और ईशा की अगर हम बात करें तो रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल, जियो प्लेटफॉर्म्स और रिलायंस फाउंडेशन के बोर्ड्स में भी हिस्सा ले चुकी है। और अनंत अंबानी की अगर हम बात करें तो वो रिलायंस रिटेल, जियो प्लेटफॉर्म्स में अब बोर्ड हिस्सा है, और जो नए 2 एनर्जी डिवीजन है रिलायंस के उसमें और O2C बिजनेस में भी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर है। बिल्कुल, तो यहाँ पर कुछ मैनेजमेंट चेंजेस भी हुए हैं और साथ ही साथ जैसा हम बता रहे हैं कि GRM भी बेहतर हो रहे हैं। रवि सिंह को भी चर्चा में शामिल करते हैं। रवि, बहुत बहुत स्वागत आपका। रिलायंस पर जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब कई ब्रोकरेजेस तो यहाँ पर 3,300 तक के टारगेट्स भी दे रहे हैं। खबरें हमारे सामने हैं, GRMs बढ़ रहे हैं लगातार और अब मैनेजमेंट चेंज भी हो रहा है। यहाँ पर धीरे धीरे जो है नेक्स्ट जनरेशन को कमान दी जा रही है। आपका टारगेट क्या है रिलायंस पर?
अभी फिलहाल तो रिलायंस देखिए पॉजिटिव हैंड में रहेगा, लेकिन जो मैनेजमेंट चेंज हो रहा है या ये जिस तरीके से यंग जनरेशन अब आगे आ रही है, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और नई टेक्नोलॉजी से नए तरीके से काम करने का एक स्टाइल बनेगा, तो ये एक पॉजिटिव कंपनी के लिए रहेगा। लेकिन ये नंबर्स जो आएंगे वो आगे फ्यूचर में डिसाइड करेंगे कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी होती है, उसके बेसिस पे ही यहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जहां तक बात करें आकाश अंबानी जी की, देखिए ये बहुत ट्रेडिशनल एक तरीके से देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले उन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया, उसके बाद फिर उसको 2014 से इस कंपनी में वो एक्टिव हुए और फिर उसके बाद अब जो है वो इस पोजीशन को संभाल रहे हैं। तो ये एक कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है जिसका कि फायदा सीधे सीधे मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका लॉन्ग टर्म पे फंडामेंटल स्टॉक्स पे असर आएगा और वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना सकता है। तो अभी मार्केट खराब है, सिचुएशन खराब है, करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये मान के चलना चाहिए कि 2800 से 3000 के लेवल इसको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। 2800 से 3000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। शायद थोड़ा लंबा समय देना पड़ेगा। नितिलेश, शॉर्ट टर्म के लिए अगर टारगेट देने हो रिलायंस के तो क्या देंगे? जी सर, एक्चुअली एक चीज कहना चाहूंगा, मॉर्निंग में हम लोग इसमें शॉर्ट पोजीशंस बना के गए थे कल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हुआ है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो मैं आवरली देख रहा हूँ, जब तक ये काउंटर 2500 से लेके 2520 ये लेवल के ऊपर है, तब तक आप इसमें जो भी आपका लॉन्ग है वो आप रख सकते हो। अगर ये काउंटर 2610 से लेके 2620 ये लेवल क्रॉस कर देगा, तो ऊपर में फिर से वो 2680 से लेके 2700 ये रेंज में जाते हुए लग रहा है। लेकिन कंडीशंस ये होगा कि वो 2620 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। सस्टेन होगा तो 2700 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। लॉन्ग टर्म के टारगेट्स तो यहाँ 2800 से 3000 तक के बनते दिख रहे हैं। ये तो बात हुई रिलायंस की, लेकिन बात कुछ और ऑयल कंपनीज की भी कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने आज क्रूड ऑयल के डीरेगुलेशन को मंजूरी दे दी है, यानी अब ऑयल कंपनियां देश में उत्पादित क्रूड ऑयल को घरेलू बाजार में बेचने को स्वतंत्र होंगी। तेल कंपनियों को किस तरह से सरकार के इस फैसले का फायदा मिलेगा, बताने के लिए मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि यहाँ डीरेगुलेशन हो इस पूरे प्रोसेस का। अब सरकार ने जब ये स्टेप ले लिया है, तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों कंपनियों की बात करें, किस तरह के फायदे दिखते हैं आपको? देखिए, हमारी एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लगी है। हमने अपने दर्शकों को बताया था कि ये प्रस्ताव कैबिनेट के एजेंडे में था जिस पर मुहर लगी है। इसको इस तरीके से समझा जाए कि दरअसल सरकार ने डीरेगुलेशन उस पॉलिसी पर लिया है जिसके तहत डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड जो क्रूड है उसका एलोकेशन सरकार करती थी सालाना आधार पर। जो मार्केटिंग जो रिफाइनिंग कंपनीज हैं, चाहे आप IOCL, BPCL, MRPL की बात कर लीजिए, HPCL की बात कर लीजिए, उनको सरकार सालाना आधार पे इसका एलोकेशन करती थी। अब नए बदलाव के तहत सरकार ने ये फैसला किया है कि अब सरकार एलोकेशन नहीं करेगी। जितना भी क्रूड डोमेस्टिक क्रूड प्रोड्यूस कर रही हैं कंपनियां, चाहे ONGC हैं या OIL हैं, वो इसका मार्केटिंग खुद करेंगी। उनके पास मार्केटिंग फ्रीडम होगा। जो कंपनी वो बिड इनवाइट करेंगी, रिफाइनिंग कंपनी जो है उस बिड में शामिल हों, जो ज़्यादा बोली आएगा उसको इसका फ़ायदा मिलेगा। और सीधे तौर पे इसका फ़ायदा निजी कंपनियों को भी होने जा रहा है क्योंकि सरकार अब इसका एलोकेशन नहीं करेगी, क्योंकि सरकार एलोकेशन सिर्फ सरकारी PSUs रिफाइनिंग कंपनीज को ही कर रही थी। तो निजी तौर पे जाहिर तौर पे इसका फ़ायदा निजी कंपनियों को भी होने जा रहा है। लेकिन निजी कंपनियों को इसका फ़ायदा होने जा रहा है और साथ ही साथ जो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं, ONGC या OIL की बात कर लीजिए, उनको इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, खासकर ऐसे समय में जब क्रूड की कीमतें हाई हैं। इसके अलावा जो PSUs कंपनी है, रिफाइनिंग कंपनीज IOC, HPCL, BPCL, उसको इसका नुकसान होगा क्योंकि सरकार ने अब इसको मार्केट के हवाले कर दिया है। यानी कीमतें अगर बढ़ेंगी तो इन PSUs को बढ़ी हुई कीमतों पर क्रूड खरीदना पड़ेगा, एलोकेशन नहीं होगा। इसको सरकार का मकसद ये है कि ऐसे समय में जब राजस्व का संकट है, इसको मार्केट के हवाले करके कुछ ज़्यादा राजस्व हासिल किया जाए। साथ ही साथ जो कंपनियां बाहर से क्रूड इंपोर्ट कर रही हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी ही क्यों ना हो, अगर एलोकेशन का ये हटा दिया जाता है तो डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड क्रूड जो है वो भी खरीद सकती हैं देश के अंदर ही। बहुत शुक्रिया प्रकाश उस पूरे मुद्दे को समझाने के लिए। रवि, आपने कैसे इस खबर को रीड किया? क्योंकि अब जैसा प्रकाश बता रहे हैं, ONGC, OIL जैसी कंपनियां हैं वो फ्री होंगी अपना ऑयल मार्केट करने के लिए, बेनिफिट मिलेगा उन्हें? रवि, अपना माइक आप अनम्यूट कर लीजिए, शायद म्यूट है आपका माइक।
जी, जिस तरीके से सौमित जी आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर क्रूड ऑयल की प्राइसेस में वोलेटिलिटी है और खास तौर से जो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल पर हायर साइड में देखने को मिलती हैं, उसका एक इम्पैक्ट कंपनीज पे बहुत बड़ा पड़ता है और जब गवर्नमेंट यहाँ पर सब्सिडी इशू करती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरीके की वोलेटिलिटी का फायदा तो जरूर मिलेगा। डोमेस्टिक क्रूड अगर यहाँ पर यूज बढ़ता है तो ऑब्वियसली है कि ओएनजीसी और खास तौर से यहाँ जो कंपनीज हैं उनको फायदा मिलेगा। थोड़ा बहुत कुछ कंपनीज को नुकसान भी होगा, लेकिन उन कंपनीज के नुकसान में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ओवरऑल सेंटिमेंट यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे। अगर ओएनजीसी की बात करें या फिर आप एनटीपीसी के हिसाब से देखें, आईओसी को देखें, तो जो पॉजिटिव ट्रेंड आया या पॉजिटिव मूवमेंट आया है वो शायद इसी न्यूज का इंपैक्ट है, जिसकी वजह से गिरते मार्केट में भी अब एक कंसोलिडेशन या फिर ये कहें कि फंडामेंटल के बेसिस पे जो ये चेंज आया है वो फायदा यहाँ पर शायद आगे नंबर्स में देखने को मिलेगा। करेक्ट, यहाँ पर कुछ लेवल्स भी चेक कर लेते हैं। नितिलेश, ओएनजीसी पर शॉर्ट टर्म चार्ट्स क्या कह रहे हैं आपके? सर एक छोटा सा हर्डल है 157 का, अगर ये पार कर देता है तो 152 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें लॉन्ग साइड पोजीशंस बना सकते हैं। ऊपर में 165 से लेके 170 ये दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन मैं थोड़ा सा आज का जो ऊपर का जो हाई है 157 अगर निकल जाता है तो लेने की कोशिश हम लोग इसमें कर सकते हैं। 57 के पार आप ओएनजीसी में पोजीशन ले सकते हैं, उसके ऊपर जाता है तब पोजीशन लेनी है। 152 का स्टॉप लॉस लगाइए, 160 से 170 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। ऐसे ही नितिलेश, मैं चाहूंगा कि आप ये जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके भी चार्ट्स एक बार चेक करके बताएं। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, इनमें इस समय किस तरह का मूवमेंट दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले का असर इन पर भी पड़ेगा, चार्ट्स के हिसाब से इस समय इन तीनों में से सबसे स्ट्रांग कौन सा है? सर अगर हम लोग देखेंगे बीपीसीएल का तो काउंटर जो है, जब तक ये काउंटर 330 के ऊपर पॉजिटिवली क्लोज नहीं देता है तब तक हम इसमें कोई भी बाइंग पोजीशंस ना बनाए। इंट्राडे बेसिस के ऊपर अगर बनाते हैं तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पोजिशनल व्यू अवॉइड करें। दूसरा काउंटर जो होगा वो हिंद पेट्रो, वो सेम स्ट्रक्चर है लेकिन कंपैरेटिवली बीपीसीएल के मुकाबले ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन सेम कंडीशन होगा 235 से लेके 240 ये जोन में अगर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे देता है तो हमें आने वाले कुछ महीनों में 15 से 20% का एक तेज उछाल हमें इसमें देखने को मिल सकता है। कंडीशन एक ही होगा, 220 के नीचे इसका क्लोज नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 220 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो फिर 15 से 20% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। एक और फैक्टर जो बाजार पर इंपैक्ट डाल रहा है रवि, वो है गिरता हुआ रुपया। लगातार हर दिन हम देखते हैं कि एक नए रिकॉर्ड लो पर जाकर बंद होता है। आज करीब करीब 79 रुपये के आसपास बंद हुआ है, 78.97 पर रुपया जाकर बंद हुआ है। कमजोरी धीरे धीरे बढ़ रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इसका फायदा मिलेगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां हैं, चाहे आईटी हो या टेक्सटाइल हो, लेकिन कई कंपनियों को नुकसान भी। कैसे प्ले अप करना चाहिए एक ट्रेडर को, एक इन्वेस्टर को, ये जो रुपये में फॉल आ रहा है उसे? बिल्कुल सौमित जी, अगर आपको याद हो तो हम एक हफ्ते पहले इस पे चर्चा हो रही थी जब 7750 के पास था, और तब मैंने क्लियरली इंडिकेट किया था कि अभी तैयारी हमें 80 की करनी चाहिए और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से 80 के लिए काफी प्रिपेयर है। और इस समय जो हालात बनते जा रहे हैं उसमें 80 बहुत जल्दी अचीव हो सकता है। तो जहां तक बात है आईटी कंपनीज में, आईटी सेक्टर में इंफोसिस, टीसीएस, इन सभी के एक्सपोजर वहां पर बहुत ज्यादा है, तो इन कंपनीज में आपको पॉजिटिव रुझान रहेगा। एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज में आपको फायदा मिल सकता है, लेकिन इंपोर्ट में उतना ही पेन देखने को मिलेगा। तो अगर आप बास्केट देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा रुपये से यहाँ पर सतर्क रहना चाहिए और जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो 80 के पास बनानी चाहिए। अब 80 के पास आते ही मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं कि सरकार के पास इस समय एफएक्स रिजर्व $601 बिलियन से ज्यादा का है। तो अगर यहाँ पर इंटरनेशनली या फिर अगर ये कहे कि डॉलर थोड़ा स्ट्रांग होता भी है तो 80 के आसपास आके आरबीआई यहाँ पर स्टेप ले सकता है, जिसकी वजह से रुपया एक कंट्रोल्ड वे में आपको वापस से 78 के पास आता हुआ नजर आएगा। तो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म पे आपको रुपए में ये परेशानी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अब तक एफआईआईज ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा की जो है वो सेलिंग कर दी है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। डोमेस्टिक पे काफी हद तक जो है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज कम हुए हैं, उसका भी एक फर्क है। तो
ओवरऑल अब स्टेप उठाए गए हैं और इसका इंपैक्ट आने वाले 2 से 3 महीने में लगेगा। तो आने वाला 1-2 महीना अभी रुपए की स्ट्रैटेजी के हिसाब से समझें तो आपको वीकनेस 80 रुपए तक जाती हुई नजर आ सकती। लेकिन यहां पर स्ट्रैटेजिकली आप आईटी सेक्टर को थोड़ा फोकस में रखें, पॉजिटिव सेंटीमेंट भी बनते जा रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो रहा है। तो अपने पोर्टफोलियो का आप 30% का निवेश आप आईटी सेक्टर की तरफ बढ़ा सकते हैं। इस टाइप की स्ट्रैटेजी रखेंगे तो आपको फायदा मिल सकता है। ओके, तो कुछ निवेश अपना आईटी स्पेस में बढ़ाएं। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं नितिलेश कि आप आईटी में हमें एक या दो पिक्स निकाल कर दें, चाहे वो मिड कैप हो या लार्ज कैप, तो आप किसे पिक करेंगे अभी? जाना पसंद करूंगा। विप्रो 427 से लेके 26 इस जोन को अगर ब्रेकआउट कर देता है तो इमीडिएटली बेसिस के ऊपर 450 हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। लेकिन जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है तब तक इसमें बाइंग ना करें। भले ही रुपया कमजोर हो रहा है, लेकिन अगर आप इन्फोसिस का चार्ट देखोगे तो 1480 से लेके 1500 इस रेंज में जाके फिर से उसमें क्या देखने को मिल रहा है, बिकवाली देखने को मिल रहा है। तो जो भी कुछ ट्रेड करना होगा विप्रो में तो 427 के ऊपर ही हमें क्या करना है, ट्रेड इनिशिएट करना है। ओके, 427 के ऊपर इनिशिएट करना है। विप्रो यहाँ पर पसंद आता है चार्ट्स के लिहाज से। नितिलेश को आईटी में अगर आप फोकस करना चाहें तो वो एक आइडिया आपके लिए। चलिए आपको आज की एक और बड़ी खबर का अपडेट दे देते हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन्वर्टेड ड्यूटी को लेकर सिफारिशें मंजूर हो गई हैं और ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग जैसे मुद्दे पर अगली बैठक अगस्त के पहले हफ्ते में होगी। जीएसटी की जो नई दरें हैं वो 18 जुलाई से लागू हो जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काउंसिल में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। your, mine, or any particular state's concern. All ministers who were there are aware of it. They're all looking at the system, keeping that in mind. So decisions taken by the council are not as though are being taken in isolation. So I want the friends in the media to please realize it's a good question to ask, but elected representatives who are part of the GST Council are fully conscious of it when they take their decision on it. बिल्कुल, तो कई अहम फैसले लिए गए हैं जीएसटी की बैठक में। चलिए अब कल का ट्रेडिंग सेशन जो हमारे सामने खड़ा है उसमें कौन से स्टॉक्स पर आपको फोकस करना चाहिए वो जानते हैं हमारे मेहमानों से। वक्त है वीआईपी शेयर्स का। दोनों मेहमानों को मैं एक एक मिनट का समय दे सकता हूं। रवि, आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए कौन से आइडियाज आज आप लेकर आए हैं दर्शकों के लिए? सौमित जी, मेरे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के टाइप से पिक मैं निकालने की कोशिश करता हूं। पहली पिक है टीवीएस मोटर। आपको फंडामेंटल पॉइंट ऑफ से स्ट्रांग है ही, लेकिन आपको चार्ट्स पे भी अच्छी लगेगी, तो मोमेंटम काफी अच्छा है, आप इसको बाय करके चल सकते हैं। अपसाइड का टारगेट 950 रुपए, आने वाले 3 से 6 महीने का टारगेट। दूसरा स्टॉक है ऑटो इंडस्ट्री से ही मैं स्टॉक ले रहा हूं, जमुना ऑटो, जो कि पार्ट्स को डिलीवर करता है और ज्यादातर जो बड़ी कंपनीज है वो इनके क्लाइंट हैं और इसमें एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर निकला है। फंडामेंटल भी काफी स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है आपको इसको बाय करना चाहिए। कल का मार्केट हो या 1 महीने की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हो, आप इस स्टॉक को ले सकते हैं 150 तक के टारगेट के लिए। बहुत बढ़िया, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरफ से नजर रखिए। यहाँ पर ऑटो स्पेस पर फोकस है रवि का। जमुना ऑटो और टीवीएस, इन दोनों में खरीदारी की सलाह। नजरिया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है। नितिलेश, आपकी तरफ से कोई आइडियाज? जी सर, हम लोग ट्रेंड के साथ जाना पसंद करेंगे। कुछ महीनों से हम लोग कंटिन्यूअसली सेलिंग कॉल ही रेकमेंड कर गए, उसमें काफी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला है। तो आईसीआईसीआई बैंक मेरा जो काउंटर होगा उसमें मैं सेल रेकमेंड करूंगा। 705 से लेके 707 जुलाई एक्सपायरी का हमें फ्यूचर्स बेचना है। 720 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस क्या करना है, मेंटेन करना है। नीचे में टारगेट जो होंगे वो 690 से लेके 680, ये 2 टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और साथ साथ एक चीज और कहना चाहूंगा कि हम लोग थोड़ा सा एक नीचे डाउनसाइड देखने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस होके हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा। मे बी हमें 15,000 से लेके 14,800 ये 2 लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं जुलाई एक्सपायरी मिड तक। ओके, तो यहाँ पर नजरिया थोड़ा सा बेरिश है। आप यहाँ पर जुलाई फ्यूचर्स आईसीआईसीआई बैंक के बेच के चल सकते हैं। यहाँ पर टारगेट्स जो दिए गए हैं वो 690 से 680 रुपए तक के दिए हैं और आपको बिकवाली की सलाह नितिलेश की तरफ से। चलिए, ये तो रहे कल के लिए आइडियाज आपके। बहुत बहुत शुक्रिया रवि और नितिलेश
मैं निकालकर आज शो में शामिल होकर अपने आइडियाज देने के लिए और हमसे चर्चा भी करने के लिए। कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।